अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपिस्ट। इस उम्मीद के साथ कि आप सब होंगे खैर खैरियत से। आज मेरा जो टॉपिक है वो है ऑस्टिन मोर। दोस्तों, ऑस्टिन मोर क्या है, इसकी कितनी टाइप्स हैं और ये क्यों लगाया जाता है? वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको मालूम हो कि ऑस्टिन मोर क्या है। देखिए, नेक ऑफ फीमर और हेड ऑफ फीमर अगर ये ब्रेक हो जाए तो उस कंडीशन में हमें ऑस्टिन मोर लगाना पड़ता है। क्यों लगाना पड़ता है? तो हमारे जो एल्डर अफराद हैं, ओल्डर अफराद हैं, खास तौर पर अबव 50, जिनकी एज अबव 50 है, उस कंडीशन में उनकी हड्डियाँ बुरबुरी हो सकती हैं, विटामिन डी लेवल कम हो सकता है, कैल्शियम लेवल कम हो सकता है, बोन के जो मिनरल और डेंसिटीज़ हैं वो कम हो सकती हैं, जिसकी वजह से ऑस्टिन मोर की ज़रूरत पड़ती है। ऑस्टिन मोर है क्या आखिर? ऑस्टिन मोर क्या है? ऑस्टिन मोर जो है वो एक प्रोस्थेसिस है जो ऑर्थोपेडिक जो सर्जन यूज़ करते हैं ताकि जो भी ऐसे अफराद जिनका हेड ऑफ फीमर या नेक ऑफ फीमर ब्रेक हो जाए, उस कंडीशन में आईएम नेलिंग नहीं हो सकती और प्लेटिंग नहीं हो सकती। तो उसमें फिर कंप्लीट जो आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, देखें ऑस्टिन मोर का स्ट्रक्चर देखिए कि हेड ऑफ फीमर विथ नेक, स्लाइटली नेक, उसको देखिए ये एस्टेब्युलम है, ये नेक ऑफ फीमर जब ये अटैच होता है तो ये बन जाता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है? अब आप समझ रहे हैं? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट कंप्लीट होगा तो पेशेंट आहिस्ता-आहिस्ता वॉक कर सकेगा, वरना वॉक करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी पेशेंट को। देखें, मेरे पास बहुत ज़्यादा केसेज़ आए क्योंकि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, मेरा एक बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है। मैंने ऑर्थोपेडिक वार्ड में काम किया है, न्यूरो वार्ड में काम किया है, पीड्स वार्ड में काम किया है। सोचता हूँ कि मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने जूनियर से हर वो बात शेयर करूँ ताकि अपने एक्सपीरियंस से जो मैंने गेन किया है, कम से कम आप लोग वो जाएँ और वार्ड में उसी तरह रिहैबिलिटेशन करें, फिर देखें कितना अच्छा फ़ायदा होता है। ऑस्टिन मोर उस कंडीशन में लगाया जाता है जब एज अबव 50 हो और आप रिस्क ऑफ फॉल हो जाए, खास तौर पे वॉशरूम में हमारे जो ओल्डर अफराद हैं वो गिर जाते हैं, जिनसे इनका नेक ऑफ फीमर और हेड ऑफ फीमर ब्रेक हो सकता है। तो उस कंडीशन में पूरा ये प्रोसेसेस लगाए जाते हैं ताकि इसमें स्टेबिलिटी हो और पेशेंट आराम से वॉक कर सकें। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ-साथ कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? जी, कॉम्प्लिकेशंस ये होती हैं कि जब पेशेंट फर्स्ट टाइम ये प्रोसेसेस लगता है तो स्किन जल्दी अडॉप्ट नहीं करती है हर एक चीज़ को ना। आपकी जो बॉडी है वो जल्दी से अडॉप्ट नहीं करती है, उसको थोड़ा-सा टाइम लगता है। लेकिन इसके साथ-साथ आपकी रिहैबिलिटेशन, आपकी डाइट जिसमें विटामिन डी लेवल अच्छा हो, जिसमें फ़िश हो, योगर्ट आप यूज़ करें, जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उसको आप यूज़ करें, ड्राई फ्रूट यूज़ कीजिए। जो शुगर के अफ़राद हैं, वो अपने जो भी डायबिटीज़ के डॉक्टर हैं, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट जिसके पास आप विज़िट करते हैं, उसके मुताबिक अपने डाइट का प्लान करें। लेकिन अपने विटामिन डी लेवल को आप इतना अच्छा करें कि हड्डियों की ये नौबत ना आए। ऐसे अफ़राद जिनका विटामिन डी लेवल कम होता है, तो वो हर 15 दिन के बाद सनी डी, ओपीडी डी या फिर जो है एंड्रॉप डी, इस तरह के 2 लाख आईयू डोज़ेज़ ले सकते हैं। साथ में डेली एक औसत डी आप यूज़ करें, न्यूरोबियन यूज़ करें, इससे आपकी हड्डियों में काफ़ी अच्छी तादाद से विटामिन डी लेवल और विटामिन बी12, इसके साथ-साथ आप कैल्शियम, मैं एक स्क्रीन पे शेयर करूँगा दवाई जो मुझे आजकल बहुत अच्छी लगी, के कैल के नाम से है, जिसमें कैल्शियम भी है, विटामिन के भी है, विटामिन डी भी है। अच्छा, बहुत सारे हमारे ऐसे अफ़राद हैं जिनको मालूम ही नहीं कि अगर वो विटामिन के नहीं इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ विटामिन डी की एब्ज़ॉर्प्शन ही नहीं होगी, कि विटामिन के की बड़ी इम्पोर्टेंस है। आप देखें, मैं जो स्क्रीन पर आपसे शेयर कर रहा हूँ इसमें विटामिन के भी है, कैल्शियम भी है, विटामिन डी भी है। चलिए अब बात करते हैं कि ऑस्टिन मोर जब ये अटैच हो जाता है, ऑपरेशन हो जाता है तो उसके बाद फिर हमें क्या करना चाहिए? और ऑस्टिन मूर लगाने की सबसे बड़ी वजह ये भी होती है कि ताकि पेशेंट जल्द अज़ जल्द अपने नॉर्मल रूटीन की तरफ आ सके और अपनी रिहैबिलिटेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सके, क्योंकि ज़्यादातर लेटे रहने की वजह से जो ऑपरेशन नहीं करवाते हैं उनको बेड सोर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। उसके अलावा स्किन एब्रेशन हो जाती है, जो काफ मसल है उसमें डीवीटी बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। उस कॉम्प्लिकेशंस से बचने के लिए कोशिश करेंगे, अगर आपका हेड ऑफ फीमर या नेक ऑफ फीमर फ्रैक्चर हो चुका है तो ऑस्टिन मोर की तरफ आएँ, इससे काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट आपको मिलते हैं। दोस्तों, रिहैबिलिटेशन में जब इस तरह का केस होता है, आप वार्ड साइड पर जाते हैं, तो सब इसमें कोशिश एहतियात बहुत करनी होती है। ऐसा ना हो कि जो सर्जन ने जो प्रोसीजर किया है, आपकी फिज़ियोथेरेपी की वजह से वो ख़राब हो। मैंने आपको बताया कि ऐसे पेशेंट जो कि ऑस्टियोपोरोसिस के साथ आते हैं, तो उनके नी जॉइंट भी काफ़ी वीक होंगे। इस वजह से उनके नी को स्टेबलाइज़ करना बहुत ज़रूरी होता है कि कहीं नी फ़ोल्ड ना हो।
जो ऑर्थोपेडिक का प्रोसीजर है वो खराब ना हो जाए। अच्छा, ऑस्टिन मोर का प्रोसीजर हो गया, अब उसके वेरी फर्स्ट डे आप अपनी मोबिलाइज़ेशन स्टार्ट करवा देते हैं। आप स्क्रीन पर देखें कि किस तरीके से वॉकर से एक फीमेल पेशेंट वॉक कर रही है सर्जरी के बाद। और उसके अलावा जो है आप एंकल पंपिंग करवा सकते हैं, आइसोमेट्रिक क्वाड्स करवा सकते हैं, पैटेला की ग्लाइडिंग करवा सकते हैं। आप जो है बिठाकर इनको आइसोटोनिक क्वाड्स करवा सकते हैं, लेकिन हिप पर फिलहाल कोई भी मूवमेंट नहीं करवाएँगे जब तक आप फिज़िशियन की तरफ से आपको कोई ऑर्डर्स ना दिए जाएँ। फिजिशियन ऑर्डर में कंप्लीटली लिखा हुआ होता है कि इनको पार्शियल वेट बेयरिंग करवानी है, फुल वेट बेयरिंग करवानी है या किस तरह की वॉक करवानी है, तो आप उतने ही परसेंट उनको वेट डलवाकर फिर वॉक करवाएँगे। अच्छा, काफ़ी लोग परेशान होते हैं कि डॉक्टर साहब हम पार्शियल वेट बेयरिंग कैसे करवाएँ? तो उसका बहुत ही आसान सा तरीका है कि जो साउंड लिम्ब है और जो अफ़ेक्टेड लिम्ब है, देखें जो लिम्ब जो है जिसमें सर्जरी हुई है, उसको ऊपर उठाने के लिए आप क्या करेंगे कि एक स्लिपर जो मोटा स्लिपर होता है, वो आप जो साउंड लिम्ब है जो अफ़ेक्टेड नहीं है, उसमें आप वो स्लिपर पहनाइए, ऑटोमैटिकली जिस पैर की सर्जरी हुई है, वो ऊपर हो जाएगा। उससे होगा ये कि पार्शियल वेट बेयरिंग होगी, उससे फुल वेट बेयरिंग नहीं होगी और सर्जन भी आपसे नाराज़ नहीं होगा, ये तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। ठीक है? अब जब कंसल्टेंट आपसे कहता है कि इसको फुल वेट बेयरिंग करवाएँ, 50% वेट बेयरिंग करवाएँ, तो फिर अकॉर्डिंग टू फिजिशियन ऑर्डर आप ये सारी चीज़ें करवा सकते हैं, इनको वेट बेयरिंग करवा सकते हैं। लेकिन फिलहाल एंकल वेट, आइसोमेट्रिक क्वाड्स, आइसोटोनिक क्वाड्स करवाएँगे, वॉकर से वॉक करवाएँगे, वॉक करवाकर पेशेंट को एकदम से नहीं कहेंगे कि आप वॉक करें, आप आहिस्ता-आहिस्ता पेशेंट से कहेंगे कि पहले स्टैंडिंग पोज़ीशन में आ जाएँ, स्टैंडिंग पोज़ीशन में पेशेंट आएगा, ताकि वो पोस्चरल हाइपोटेंशन में ना जाए। पोस्चरल हाइपोटेंशन क्या होता है कि एकदम उठने से आप खुद भी कभी उठकर देखिएगा, ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता है। ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो गया तो उसके बाद स्किन फेंट आपका जो फेस है वो फेंट हो जाता है। फेस फेंट होने के बाद फिर आपको चक्कर आने लग जाते हैं और उसके बाद फिर अचानक से आप बेहोशी की हालत में जा सकते हैं और पेशेंट अगर गिर गया तो सारी जो सर्जन की मेहनत है वो ज़ाया हो जाती है। एज़ अ फिज़ियोथेरेपिस्ट हमारा वर्क ये होता है कि हम पेशेंट को रिहैबिलिटेट करें, उसको नॉर्मल रूटीन की तरफ लेकर आएँ, उसमें जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करवाएँ। वो किस तरीके से करवा सकते हैं, जब सर्जरी होती है तो पेशेंट अक्सर डिनाई करता है कि नहीं डॉक्टर साहब मैं नहीं उठ सकता हूँ, तो आप उनको कॉन्फिडेंस गेन करवाएँगे। आप कहेंगे कि आप उठें बेड से, जब तक आप उठेंगे नहीं, तो आपको जो है वो इमोबिलिटी की वजह से, मोबिलाइज़ ना होने की वजह से आपको बेड सोर्स हो सकते हैं, आपको डीवीटी हो सकता है, आपकी स्किन खराब हो सकती है। और उसके अलावा जॉइंट्स आपके सख्त हो सकते हैं, स्टिफनेस हो सकती है, उसमें मोबिलिटी कम हो सकती है। आप सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन जब पेशेंट को बताते हैं, तो फिर वो पेशेंट खुद ही कहता है आपसे कि मुझे फ़ौरन-फ़ौरन उठाएँ, मुझे ये सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए। तो इस तरीके से आप पेशेंट का कॉन्फिडेंस जब गेन करते हैं, उसको अच्छे तरीके से जो है वो अपनी जो अवेयरनेस देते हैं, तो फिर वो पेशेंट उठता है और आपके साथ बड़ा अच्छा कोऑपरेट करता है। आपको कुछ भी क्वेश्चन्स हो फिज़ियोथेरेपी रिलेटेड प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें। मैं जितनी हेल्प हो सकती है मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूँगा। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। उम्मीद है मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरी वीडियो को बहुत ज़्यादा लोगों तक शेयर करें क्योंकि ऐसे अफ़राद जो कि हमारे पास हॉस्पिटल में नहीं आ सकते, उनकी हेल्प हो जाए और आपको भी दुआएँ मिलेंगी, मुझे भी दुआएँ मिलेंगी। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।